कि हिंदू खतरे में है। ये मेरे सम्मानित साथियों, एक तरफ जो एनडीए के लोग हैं वो अक्सर हिंदू खतरे में है बताते रहते हैं, और एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये अक्सर कहा करते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है। लेकिन ये मेरे साथियों, ये सब अपनी अपनी सीट के चक्कर में ऐसी भाषा बोलते हैं, जब इस देश का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बनाया है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को इस भारतीय संविधान में बराबर का जगह देने का काम करके गए हैं। ये मेरे सम्मानित साथियों, जब इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो एक नारा लगाया जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध फारसी भाई भाई। ए मेरे सम्मानित साथियों, जब इस देश की आजादी के लिए सभी जाति धर्म समाज के लोगों ने खून की होली खेल करके इस देश को आजाद कराया है, तो आज ये देश जो कुछ लोग कहते हैं अकेले मेरे बाप का है, ये भारतीय संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, बाबा साहब ने कहा है कि इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लिए अगर बराबर का स्थान है तो ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। और ये देश का जो बाबा साहब का संविधान है, आज जो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान भाजपा के लोग बदल देंगे, अरे इस कांग्रेस समाजवादी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, मैं तो ये जानता हूं कि आपका खुद का इस संविधान पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। अगर आपका विश्वास होता तो इस देश में एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो सीधे बोलती है कि बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, बाबा साहब का बनाया हुआ भारतीय संविधान है। बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र क्या है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस समाजवादी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर आपका पूर्ण रूप से इस संविधान पे विश्वास होता तो आपको दूसरा घोषणा पत्र और वादा और मैनिफेस्टो जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने तो जो संविधान बना के सौंप रहे थे, उसी वक्त बाबा साहब के मन में एक शंका आई थी। बाबा साहब ने कहा था, इस देश का संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग अपनी नीयत साफ करके अगर इस संविधान को लागू नहीं करते हैं तो ये मेरा बनाया हुआ अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ये बात बाबा साहब ने कहा था, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, 75-76 साल बीत गया है, आज तक भी इस देश की हुकूमत करने वाले लोगों ने बाबा साहब का संविधान पूरी ईमानदारी से लागू करने का काम नहीं किया। लेकिन अगर एक राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का एक बड़े प्रदेश का अध्यक्ष इस बात को बोल रहा है तो कुछ लोगों के मन में आती है कि ऐसी कौन सी बात रही जो इस देश का संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हुआ। तो मैं आपसे उस बात को 2 मिनट में कहना चाहता हूं कि ये देश, मेरे साथियों, देश की आजादी के वक्त भी ये देश दोहरी गुलामी का शिकार था। एक तो अंग्रेजों का गुलाम था, एक इस देश में रहने वाले बड़े बड़े राजे रजवाड़ों का गुलाम था। और इस बात को किसी और ने नहीं सोचा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने सोचा। बाबा साहब ने अंग्रेजों से सिफारिश करके एक साइमन कमीशन लेकर के आने का काम किए थे। अब वो सभी कमीशन इसलिए आया था कि ताकि इस देश में रहने वाले जो दोहरी गुलामी के शिकार हैं, दोहरी गुलामी के शिकार कौन लोग थे मालूम है?
जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरह से पिछड़े थे। तो बाबा साहब ने ये दोहरी गुलामी की आजादी के लिए एक साइमन कमीशन आया और वो सर्वे ही कर रहा था कि जितने लोग भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हो, इनको एक आरक्षण दे दिया जाए सर्वे करके, ताकि ये भी अगले लोगों के बराबर आके खड़े हो सके। लेकिन जब गांव-गांव में वो सर्वे हो रहा था तो बाबा साहब दिन भर तो सर्वे कमेटी के साथ रहते थे और रात में उन पिछड़ों के मोहल्ले में जाते थे। लेकिन साथियों, जब कमेटी उस गांव में पहुंचती थी तो जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, तो समतल एरिया के लोगों ने अगर सूची में नाम दर्ज कराया तो अनुसूचित जाति के हो गए। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने जो बाबा साहब की बात को माना तो अनुसूचित जनजाति में हो गए। लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े रह गए। वही आज ओबीसी हैं, क्योंकि आप इस पे हमें लगता गौर नहीं किए। हमने ये कहा कि जो साइमन कमीशन आया था वो किसी जाति का नहीं सर्वे कर रहा था, वो सर्वे कर रहा था कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से जितने लोग पिछड़े हो उनका सर्वे हो और उनको आरक्षण दे दिया जाए। जितने लोग बाबा साहब की बात को माने, समतल एरिया के लोग सूची में नाम दर्ज कराए तो सूचित जाति में हो गए, और जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने बाबा साहब की बात को मानकर सूची में नाम दर्ज कराया वो अनुसूचित जाति में हो गए। और जो बाबा साहब की बात को नहीं माने, अपने दुश्मनों की बात को माने, वही बचे के बचे लोग, वही पिछड़े और ओबीसी समाज के लोग रह गए, जिनको आज यादव, मौर्य, प्रजापति, पाल, विश्वकर्मा, लोहार, कुम्हार, इनको बोला जाता है। लेकिन साथियों, धन्य बाबा साहब ने कहा कि आर्टिकल 340 के तहत मैं संविधान में एक व्यवस्था दे रहा हूं, जब कभी भी इस देश की सरकारें बनेगी तो फिर से सर्वे करा करके इन पिछड़ों को आरक्षण दे दिया जाएगा। जब पहली बार 1952 में सरकार बनी तो एक काका कालेलकर आयोग बना। कब बना? 1952 में। ये सर्वे करने के लिए कितने पिछड़े बचे हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है। इसकी रिपोर्ट कब आ गई? 1957 में। अगर 57 में रिपोर्ट आ गई तो 57 में अगर उस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण दे दिया गया होता तो 57 में ही पिछड़े समाज में प्रधान, डीडीसी, बीडीसी, जिला पंचायत प्रमुख, चेयरमैन, अध्यक्ष, नगर पालिका, टाउन एरिया के ये बनने लगते। लेकिन 57 में अगर काका कालेलकर की आयोग आपकी रिपोर्ट आने के बाद भी अगर आपको आरक्षण नहीं मिला तो इसका जिम्मेदार कौन था? जरा आप लोग बताएं, इसके जिम्मेदार कौन था? इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी थी जो इस देश की सरकार चला रही थी। जो आज कांग्रेस कह रही है कि हम आरक्षण बचाएंगे, अगर ये कांग्रेस के लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आर्टिकल 340 के तहत काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू कर दिए होते तो बहुत पहले ये पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण मिल गया होता। रिपोर्ट कब आई? 57 में। और ये लागू कब तक नहीं किए? 77 तक। तो 77 में इन्हीं कांग्रेसियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा बना था और उस मोर्चा के लोगों ने वादा किया कि मेरे 52% पिछड़े समाज के लोगों, आप मुझे वोट दो और ये जिस कांग्रेस ने आज तक आपकी काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू की है, इस कांग्रेस को हटाओ और मुझे लाओ तो हम आपको आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, 77 में भी जब सरकार बनी, जो मुख्यमंत्री बने, जब उनसे दबाव बनाने जाने लगा कि 52% पिछड़ों को काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू करके आरक्षण दे दो, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई। अगर ये रिपोर्ट पुरानी हो गई तो इसके जिम्मेदार एक कांग्रेस के लोग थे जो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। फिर 77 में
एक नई कमेटी बनी, जिस कमेटी का नाम रखा गया मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी 77 में बनी और 80 में इसकी पुनः रिपोर्ट आ गई। फिर 80 में भी नहीं लागू किया गया, फिर 90 में लागू हुआ। 90 में, और पहली रिपोर्ट कब आई थी? 57 में। 57 से 90 तक कितने साल हो गए? लगभग 42-43 साल। कितना है? 43 साल बीत गया। इन 43 सालों तक हे मेरे पिछड़े समाज के लोगों, संविधान में आर्टिकल 340 के तहत व्यवस्था होने के बाद भी ये कांग्रेस पार्टी आपको आरक्षण नहीं लेने दिया। कौन कांग्रेस? जो आज कह रही हम संविधान बचाएंगे, जो आज कह रही संविधान बचाएंगे। हे मेरे साथियों, संविधान 90 में आपका आरक्षण लागू हुआ। 90 में किसकी सरकार थी? माननीय बीपी सिंह जी की। और पहली बार बिजनौर से बहन जी सांसद जीत करके आई, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव आए, पंजाब से हरभजन सिंह लाखा आए। तब माननीय कांसी राम साहब ने कहा, मान्य बहन जी आप पार्लियामेंट तब तक नहीं चलने देगी जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं हो जाता। माननीय कांसी राम साहब क्लब बोर्ड पर रैली शुरू किए। अब पूरे बहुजन समाज के लोग पूरे देश में आंदोलन शुरू किए और एक ही नारा लगा रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये मेरे साथियों, तब 90 में आकर के आपका आरक्षण मिला, और वो भी आधा अधूरा। मेरे बैकवर्ड पिछड़े समाज के लोग, क्योंकि आप यहां बड़ी संख्या में मौजूद हो, वो भी आधा अधूरा, क्योंकि विधानसभा लोकसभा में आपका भी आरक्षण आज तक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त बाबा साहब की बात अगर माने होते, जब SC/ST को आरक्षण मिला था, तो आपको भी पूरा का पूरा आरक्षण मिल गया होता। लेकिन मेरे साथियों, अगर 90 में मिला भी तो माननीय कांसी राम साहब, मान्या बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के बदौलत आपको आरक्षण 42-43 सालों के बाद मिला है। और उसके बाद वोट का अधिकार बाबा साहब ने सभी जाति धर्म समाज के लोगों को इसलिए दिया था कि ताकि सभी जाति धर्म समाज के लोग जीत करके विधानसभा लोकसभा जाएंगे और अपने समाज की बात को उठाने का काम करेंगे। लेकिन ये मेरे बैकवर्ड पिछड़े समाज के लोगों, 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ और बीएसपी का गठन हुआ 1984 में। कितने साल बीत गए? 32 साल। 32 साल तक संविधान में वोट का अधिकार होने के बाद भी कि कांग्रेस के लोग जो और अन्य दल थे, ये 32 साल तक आपको चुनाव नहीं लड़ने दिए। ये तो धन्यवाद तो माननीय कांसी राम साहब, मान्या बहन जी को, जिन्होंने 84 में जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी। तब जाकर के दर्जनों टिकट मौर्या को, स्वाहा को, दर्जनों टिकट पाल को, दर्जनों टिकट प्रजापति को, नाई को, बढ़ई को, लोहार को, कुम्हार को, राजभर को, बिंद को, मल्लाह को, हर समाज के साथ साथ जिनको कभी भागीदारी नहीं मिलती थी उनको भी, और जिनको पहले से मिलती थी उनको भी। अगर आपको राजनीतिक भागीदारी किसी ने देने का काम किया तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी और नेता का नाम माननीय कांसी राम साहब, मान्या बहन कुमारी मायावती। ये मेरे सम्मानित साथियों, मैं आज की ताजा स्थिति में आता हूं। जो आज लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम पीडीए का विकास करेंगे, दलित पिछड़ा का विकास करेंगे, इसी आपकी लोकसभा में अगल बगल हमने देखा कि तमाम ऐसे नेता हैं जिनको बीएसपी ने विधायक बनाने का काम किया था, लेकिन कुछ स्वार्थ में समाजवादी का झोला ढोने चले गए और ये समाजवादी के लोग उन समाज के बेटों के साथ इतना बड़ा धोखा किया
कि लगातार जो बेचारे साल 2 साल से लोकसभा का प्रचार कर रहे थे, आज उनको टिकट न दे करके घर बैठाने का काम किया है। ये पीडीए की बात करते हैं। हे मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी तो सब समाज की बात करती है। आपके बुद्धि में अगर खरवार के बेटे को लड़ाया है तो आज किस लोकसभा ने एक समाज के बेटे को लड़ाने का काम किया है। सब समाज की बात करती है, चाहे वो खरवार हो, चाहे कोल हो, चाहे बिंद हो, चाहे मल्लाह हो। यहां तक कि कुर्मी पटेल के बेटे को 4-5 टिकट, 6 टिकट, मौर्य कुशवाहा के बेटे को 4 टिकट, प्रजापति के समाज को मुजफ्फरनगर से, राजभर समाज के सलेमपुर से, यानी हर समाज के लोगों को अगर किसी ने चुनाव लड़ाने का मौका दिया तो गिनती कराएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। और यहां तक कि हमारे पाल समाज के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पाल समाज के लोगों को भी कभी किसी दल ने कोई महत्व नहीं दिया। यानी पूरे पिछड़े समाज के जिस भी नेता का नाम अगर आप जानते हो, अगर उसके तय में जाओगे, आज चाहे वो भाजपा में हो, चाहे समाजवादी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, लेकिन अगर उसके जड़ तक जाना चाहोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जितने बैकवर्ड के नेता हैं, ये सब के सब बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार होके आए हैं। बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार होके आए हैं। और मैं अपने पाल समाज के साथ, सब समाज के साथ साथ पाल समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आपको तो बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा एहसान मानना चाहिए। क्या अकेला विश्वनाथ पाल पहला प्रदेश अध्यक्ष नहीं है? इसके पहले भागवत पाल जी प्रदेश अध्यक्ष आपके इसी बगल मिर्जापुर के रहे, मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे। माननीय दयाराम पाल साहब भी आपके पूर्वांचल से, मऊ के, वो भी विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और आज तीसरी बार फिर एक पिछड़े समाज का बेटा, पाल समाज का बेटा, फिर से उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनने का काम आपके हुआ है। और इतना नहीं, हमारे पाल समाज में तमाम लोग विरोध करते थे, लेकिन आज मैंने देखा कि मान्या बहन जी ने हेम बाबू धनगर को अगर हाथरस से टिकट देने का काम किया तो सारिका बघेल को इटावा से टिकट देने का काम किया। एक धनगर के बेटे को, एक बघेल के बेटे को, और बगल आपके फूलपुर से भाई जगन्नाथ पाल जी को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका देने का काम बहन जी ने किया। और आज अभी एक हमारे पत्रकार जी मिल गए, वो कहने लगे कि अरे प्रदेश अध्यक्ष जी, अब तो समाजवादी ने भी पाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हमने कहा जो भाई प्रदेश अध्यक्ष बना उसका तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देता हूं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी आप तो बहुत लेट कर गए, क्योंकि अब तक तो मान्या बहन जी ने एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं, 2 प्रदेश अध्यक्ष नहीं, 3 प्रदेश अध्यक्ष बना करके आपके बीच में भेजने का काम कर दिया है। यह कमी कहां से माननीय अखिलेश यादव जी पूरी करेंगे? और टिकट की भी बात कर लो, कांग्रेस पार्टी ने 1 टिकट दिया है, भाजपा ने भी 1 दिया है, सपा ने भी 1 दिया है, लेकिन इन तीनों दलों की 3 गुना, 1 गुना 2 गुना नहीं, 3 गुना, 3 टिकट अगर मान्या बहन जी ने देने का काम किया है तो इस कमी को माननीय अखिलेश यादव जी कहां से पूरी करने की बात करेंगे? अब उनके इस तरह होगा। और ये जानते हो क्यों हुआ है? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का पिछड़ा समाज, अब पिछड़ा समाज और साथ में पाल समाज जब पूरी तरह बीएसपी के साथ दिखाई पड़ा तो बीच चुनाव में 3-4 चरण बीत जाने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी को पाल समाज की याद आ गई कि तो पूरा का पूरा पाल समाज बीएसपी में जा रहा है। लेकिन पाल समाज समझ गया है कि ये बीच में जबरदस्ती लाभ इसलिए बना दिए ताकि पाल को बीएसपी में जाने से रोका जा सके। लेकिन अब ये नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि सारे पिछड़े समाज के लोगों की जो भागीदारी है। कितना बच गया है? क्या मेरे भाई, चलिए खत्म है ना, मत कर रहे साथियों। ये जो भाजपा के लोग हैं ये कहते हैं पाल साहब चाहे जितना समझाओ,
तो हर वोट तो हम 5 किलो राशन से ले लेंगे। लेकिन जरा आप गौर करो, ये राशन जब 5 किलो मिल रहा था तो आपको 2-2.5 रुपए किलो चावल, 2-2.5 रुपए किलो गेहूं मिल रहा था। अगर इसकी 3 रुपए भी कीमत रखो तो 5 किलो 1 यूनिट 5 किलो इसकी कीमत कितनी हो गई? 5-15 रुपया। लेकिन जो सरसों का तेल आप खरीद के लाते एक बोतल, ये पहले था 50-60 रुपए में और अब हो गया 150-200 रुपए में। 15 रुपया खरीद के 100-150 रुपए सीधे आपसे ले लिए। और उसके बाद पेट्रोल महंगा कितना, डीजल महंगा कितना, सरसों का तेल महंगा कितना, खाद महंगी कितनी। क्योंकि आपसे ये भी कहते हैं ना कि 2000 हम किसानों को सम्मान निधि देते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि पहले आपकी खाद की बोरी कितनी वजन थी। खाद की बोरी पहले क्या किलो थी? 50। अब क्या किलो खोई गए? 40। 45 के ही अब 40 कह दिए। दाम कम हुआ क्या? दाम तो बढ़ गया, लेकिन खाद आपकी 10 किलो चोरी हो गई। और 10 किलो अगर खाद का दाम जोड़ोगे ना तो जितनी कीमत होती है उसका 25% भी आपके खाते में सम्मान निधि नहीं दी जाती है। गैस सिलेंडर भी पहले गरीबों को कह रहे देंगे, पहले इसकी कीमत थी 400 रुपए, आज हो गई 4-1200 रुपए। ये समाजवादी के लोग 5 लाख भर्ती रोकने का काम किसने किया? समाजवादी ने। ठेकेदारी का आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी ने। प्रमोशन के आरक्षण का बिल किसने फाड़ा? समाजवादी ने। अधिकारियों को जो प्रमोट थे डिमोशन करने का काम किसने किया? समाजवादी ने। जरा आप बताओ कि ये क्या बहन संविधान के तहत नहीं कर रही थी? आज जो आपके बीच में गुमराह कर रहे हैं संविधान बचाएंगे, अगर ये संविधान को मानने वाले लोग होते तो जितनी योजनाएं बहन जी चलाई थी इसको खत्म करने का काम नहीं करते। साथियों अपनी बात समाप्त करेंगे क्योंकि समय समाप्त हो गया है। बातें तो और थी लेकिन हमें लोग बताए 5 बजे तक परमिशन है, समय शायद खत्म हो गया है। अपनी बात समाप्त करेंगे आप लोगों से ही निवेदन करते हुए कि आप सारी बात को समझते हो। ये इंडिया और इंडिया गठबंधन के लोग कभी आपका भला नहीं कर सकते। आपका भला अगर कोई कर सकता है तो एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और एक ही नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी। हम आप सबसे निवेदन करेंगे आने वाली 1 तारीख को जिनको भाई जी ने अपना आशीर्वाद दे करके भेजा है, भाई धनेश्वर गौतम जी को अपना कीमती वोट दे करके यहाँ से आप इनको सांसद बना करके भेज दीजिएगा। और जैसे आप इनको सांसद बना के भेजेंगे तैसे माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली में बैठ जाएंगी। आपको अपना एक वोट बहन जी के लिए भेजना है, इनको सांसद बना के भेजना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा। आदरणीय